तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। ये आप लोग के बहुत ही ज्यादा, मैं बोल सकता हूँ कि आपके एग्जाम में ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्रैक्टिस जरूर करना इन सारे क्वेश्चन की जो मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 1 मार्क्स आप लोग के लिए 1 1 करके 4 मार्क्स बन जाते हैं दोस्तों। और 1 1 मार्क्स जरूरी नहीं कि 1 मार्क्स में ही पूछे, इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन 2 मार्क्स में पूछ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो इन 1 मार्क्स के साथ कि इससे रिलेटेड कोई 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन मिल जाए ना, तो उसे भी अपन आराम से कर लें। तो अपने आप को देखेंगे किस तरीके से अपन कितने पानी में हैं दोस्तों। अपन इतनी पढ़ाई जो करी है वो सारी चीजें अपन यहाँ पर किस तरीके से यूज कर सकते हैं 1 मार्क्स में, तो वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को रीड एनालाइज करके ये क्वेश्चन निकाले हुए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान देना। अगर आपके मन में कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम पर, तो यहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम का टाइम है तो बच्चों बहुत सारे डाउट्स आप लोग को आएंगे, तो आप लोग सिंपली मुझे 97 कुछ मंसूर पे आपके डाउट्स भेज सकते हो। मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में जहां पे अपन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो एग्जाम में चैप्टर वाइज चल रहा है और बाद में मैं एक 4 क्वेश्चन अलग से मैं आप लोगों को लास्ट में करवाऊंगा। देखो कैसे राइट द डुअल ऑफ दी, डुअल लिखना है इसका। तो डुअल लिखना बहुत इजी होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। डुअल में याद रखना अपन करते क्या है, अपन है ना बस है ना निगेशन को चेंज नहीं करते, निगेशन को चेंज नहीं करते। बाकी एंड का और होता है, और का एंड होता है, इतना याद रखना। ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू होता है। याद रखना जब भी डुअल लिखना है ना, डुअल एक नोट लिखवा कर दे रहा हूं, जब भी आप लोग डुअल लिख रहे हो ना, याद रखना कि एंड का और हो जाता है, एंड का और हो जाता है, और का एंड हो जाता है, उसके बाद ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, एंड उसी हिसाब से निगेशन के साथ कोई भी बदलाव नहीं होता है। निगेशन के साथ बदलाव नहीं करना डुअल लिखते वक्त, यही एरर होता है आपके एग्जाम में, फिर गड़बड़ी हो जाती है। तो इसे नोट करके रख लो। तो इसका डुअल लिखना, तो डुअल क्या आएगा, बहुत सिंपल है। डुअल अगर आप लोग निकाल रहे हो तो पी ही रहेगा, एंड का और हो जाएगा, निगेशन मेरा वैसे ही रहेगा, पी मेरा वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर लिखा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। सो इस तरीके से आपका यहाँ पर डुअल निकल के आता है। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, 1 मार्क्स डन। अब आप बात करते हैं इस क्वेश्चन की, भी बहुत इजी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सो क्या बोला, पी एंड क्यू आर द ट्रू स्टेटमेंट एंड आर एंड एस आर फॉल्स स्टेटमेंट। पी मेरा क्या है, पी मेरा ट्रू है, और उसके बाद क्या बोला, पी मेरा ट्रू होने वाला है। तो इसको मैं पी करस्पॉन्ड्स टू ट्रू कर देता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, पी मेरा ट्रू है। उसके बाद आर मेरा क्या है बच्चों, फॉल्स। क्यू भी मेरा ट्रू है, ठीक है, क्यू भी मेरा ट्रू है। आर मेरा क्या है, फॉल्स है, ठीक है, और एस भी मेरा क्या है, फॉल्स है। हमें इस स्टेटमेंट का क्या ट्रुथ वैल्यू निकाल कर देना है। बड़ा इजी, ध्यान देना। देखो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर क्या लिखा, पी इंप्लाई क्यू और आर इंप्लाई एस लिखा हुआ है। सो चलो फटाफट से वैल्यूज को पुट करते हैं। जैसे आप लोग वैल्यूज को यहाँ पर डालोगे ना, देखो क्या मिलता है, पी मेरा ट्रू है और क्यू भी मेरा ट्रू है, और आर मेरा फॉल्स है, और ये भी मेरा फॉल्स है। अब सिंपल बात ये है कि ट्रू से ट्रू जो होता है वो ट्रू होता है, इंप्लीकेशन में ट्रू से ट्रू। तो फॉल्स क्या होता है, ट्रू से जब फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स होता है। तो ये वैल्यू आप लोग को मिलेगी बच्चों ट्रू, और फॉल्स से फॉल्स क्या होता है, वो भी ट्रू होता है, ठीक है, ये भी ट्रू, और ट्रू और ट्रू तो ट्रू ही होता है। सो लास्ट में लिखना है देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू लिखना भूल गया, आप लोग वैल्यू लिख लेना, ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इस तरीके से आप लोग को लिख देना। तो ये आप लोग का आंसर बन जाता है 1 मार्क्स का सिंपल सा प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट लिखना है इसका। कंपाउंड मतलब बच्चे बड़े कंफ्यूज में करना क्या, तो उन लोग यहाँ पर निगेशन एंड और पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। याद रखना कंपाउंड लिखना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। आप लोग को उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होता है। सो हाउ कैन वी डू, देखो सिंपल सी बात यहाँ पर फोकस करना है। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। सो यहाँ पर एंड वर्ड है। सो एंड मतलब ये होता है, हमें दो स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिखना है कि इस तरीके से एंड बीच में यूटिलाइज हो। कभी कभी इफ और देन होगा। सो इफ देन में आप लोग यूज करोगे इंप्लीकेशन, और होगा तो और में ये होगा, और उसके बाद इफ एंड ओनली इफ होगा तो आप लोग डबल इंप्लीकेशन का इस्तेमाल करोगे। तो यहां पे अपना इस्तेमाल होने वाला है एंड का सिंबल। सो लेट, मुझे यहाँ पे सिंबल को डिनोट करना पड़ेगा, मुझे स्टेटमेंट को नामकरण करना पड़ेगा। सो ये स्टेटमेंट पहला क्या, लेट नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो लिखूंगा लेट पी बी दी स्टेटमेंट रिप्रेजेंटिंग, बी रिप्रेजेंट ऐसा लिख सकते हो, पी रिप्रेजेंट जो भी है नागपुर इन महाराष्ट्र, नागपुर इन महाराष्ट्र। और सेम तरीके से आप लोग है ना सेकेंड वाला क्यू को क्या लिखोगे, रिप्रेजेंट्स, कैसे करके लिखोगे, रिप्रेजेंट्स
तमिलनाडु, क्या चेन्नई इज इन तमिलनाडु, क्या लिखोगे, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, क्या लिखेंगे, तमिल, कैपिटल टी लिखना है बच्चों, मैंने यहाँ पे शायद स्मॉल टी लिखा हो, इसे आप लोग करेक्ट कर लेना, कैपिटल टी, तमिलनाडु, बस हो गया ना। सो अब कंपाउंड स्टेटमेंट लिखता हूं, देयरफॉर कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, तो बहुत इजी है कंपाउंड स्टेटमेंट लिखना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या हो जाएगा, अब पहला पार्ट जो है ना, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, उसे आपने पी लिखा तो वो पी हो जाएगा, एंड मतलब ये होता है, और चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो चेन्नई तमिलनाडु मतलब हो जाएगा क्यू, तो पी एंड क्यू इज सिंपल वन, एकदम इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर लिया। तो वैसे और वाला भी पूछ सकता है, इफ देन वाला भी पूछ सकता है, डबल इंप्लीकेशन वाला भी पूछ सकता है, डरने वाली बात नहीं है। एग्जाम में जनरल सॉल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, पर्टिकुलर के भी ऊपर आ सकता है, तो इजी क्वेश्चन होता है, इसे देखते कैसे करना। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 2x। अब जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, तो आप लोग को याद करना, सबसे पहले क्वेश्चन को tan 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है, 0 लगता है, पहले क्वेश्चन लिख रहा है। अब यहाँ पे tan है तो यहाँ पर भी tan का टर्म होना चाहिए, तो tan की कौन सी वैल्यू 0 होती है वो आप लोग को याद करना है, तो tan की कौन सी वैल्यू 0 होती है, tan 0 पे ही 0 होता है, तो यहाँ लिखूंगा tan इज 0, बराबर है यहाँ तक। अभी जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो देखो ये tan 2x इक्वल टू फॉर ऐसे लिखना है, आप लोग को अभी यहाँ पे याद करना है एक फॉर्मूला, सो फॉर tan x या फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, ये फॉर्मूला याद होगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इस तरीके से अपन लिखते हैं। सो वही कंसेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे 2x है, तो देयरफॉर थीटा की जगह क्या जगह 2x, n मेरा वैसे, पाई मेरा वैसे, अल्फा की जगह पे यहाँ पर क्या है 0, सो आंसर विल बी 2x इक्वल टू n पाई प्लस 0, n पाई, x विल बी n पाई अपॉन में 2। इतना लिखने के बाद आपको कॉमा डाल के लिखना है, वेयर n बिलोंग्स टू z इज ए जनरल सॉल्यूशन, समझा, इजी क्वेश्चन। अब ये था tan के लिए, वैसे cos के लिए, sin के लिए भी पूछ सकता है। सो आप लोग को सेकेंड चैप्टर में से cos का जनरल सॉल्यूशन और sin का जनरल सॉल्यूशन, इसके ऊपर एक एक दो क्वेश्चंस कर लेना है। फॉर्मूला याद होगा, इसमें आप लोग का 2n पाई प्लस माइनस जो भी अल्फा होता है इसके अंदर होता है n पाई प्लस माइनस 1/n टाइम्स ऑफ अल्फा, जो भी आप लोग देख लेना, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये था आप लोग का एक 4 क्वेश्चंस बता दे, फटाफट से चलते आगे। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा गया, तो जैसे आप लोग का जनरल सॉल्यूशन होता है वैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी होता है, और कॉट को बोला गया तो डरने की बात नहीं, इनवर्स फंक्शन है, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों कैसे करना है, सबसे पहले जब भी आप लोग को इनवर्स फंक्शन दिखाई देगा, स्टेप 1 उसको एक नए वेरिएबल से इक्वेट करो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लेट कॉट इनवर्स ऑफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, -1/√3 लिखा हुआ है, तो इसे मैं ले लूंगा, ये मेरा x है, तो कॉट अगर इधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट x, देखो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास 1/√3, यहाँ पर बचेगा विद नेगेटिव साइन, और यहाँ मेरे पास हो जाएगा कॉट x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूं, सो कॉट x यहाँ पर वैसे ही रहेगा, माइनस मेरा वैसे ही रहेगा, और 1/√3 कॉट की कौन सी वैल्यू होती है, तो याद करना, कॉट की अगर बात करूंगा तो tan में जाना पड़ेगा। सो इसको मैं रिवर्स भी कर सकता हूं, अगर इजी करना है तो इसको उल्टा कर लूंगा तो भी सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन कोई डरने की बात नहीं, आराम से करेंगे। सो कॉट की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है वो याद करना, तो फटाफट से मैं पूछूंगा, यस याद आ गया। सो कॉट की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 60 पे, सॉरी किस पे, यस ऑब्वियसली 60 बोले तो π/3, तो यहाँ पर कॉट π/3 हो जाएगा, मतलब 1/√3 को रिप्लेस किया π/3 के साथ। बट यहाँ पर कॉट x पॉजिटिव में, यहाँ पर नेगेटिव है, सो इस नेगेटिव को अंदर खींचना पड़ेगा। अब वो नेगेटिव अंदर खींचते कैसे वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर देखना। तो ये हो गया आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। अब याद करना हमारा कॉट कहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसके अलावा सारे नेगेटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, उसके अलावा सारे नेगेटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, उसके अलावा सारे नेगेटिव। सो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू देखनी जहां पे कॉट नेगेटिव हो रहा है, सो कॉट यहाँ पर भी नेगेटिव, कॉट यहाँ पर भी नेगेटिव, सो हम लोग को छोटी वैल्यू पे जाना है। अब देखो इसे लिखेंगे कैसे, ये मेरा पाई होता है, ये मेरा 2 पाई होता है, सो इस क्वाड्रेंट में अगर एंटर करना है, दिस इज पाई माइनस थीटा, मतलब जो भी एंगल रहेगा नेगेटिव को अंदर ले लो, पॉजिटिव हो जाएगा और पाई माइनस में आ जाएगा। सो मतलब मैं इसे कैसे लिखूंगा, ध्यान देना, तो कॉट ऑफ मेरा x वैसे ही रहेगा, और ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो कॉट क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3 हो जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, नेगेटिव को अंदर खींचना, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस होता है, अपन सेकंड में आ रहे इसलिए पाई माइनस थीटा के टर्म में आ गया। बस इक्वेट कर दो, कॉट x विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर दो, 3 पाई माइनस पाई दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई/3 हो जाएगा, और दोनों साइड से कॉट को इक्वेट करूंगा तो x विल बी 2 पाई/3 इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आप लोग का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल के आता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसे निकल के आता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है इसमें, देख लो इजी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिल सकता है, अलग
टर्म्स के साथ जरा इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, नहीं समझा तो एक बार रिवाइंड करके देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब बात करते हैं डोमेन ऑफ इनवर्स सेकंड फंक्शन। अब पहली बात तो आपको सारे इनवर्स फंक्शन का डोमेन, सारे नॉर्मल फंक्शन का रेंज डोमेन, सारे फंक्शंस का पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप लोग पेज नंबर 84 पे जाओ, आप लोग 94 सॉरी 84 नहीं 94 पे जाएंगे, आप लोग को ना वहां पे पूरा का पूरा ऐसा टेबल दिया गया है इनवर्स फंक्शन का। साइन का डोमेन -1 से लेके 1, रेंज -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स का -1 से 1, 0 से लेकर π, tan का माइनस रेंज तो पूरा रियल नंबर होता है, डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, रेंज की बात करूंगा -π/2 से π/2, कॉट की बात करूंगा सारे रियल नंबर होंगे 0 से लेकर π, उसका रेंज बन जाता है। सो आपने को देखना किसका, सेक का। तो सेक क्या होता है, रियल, देखो डोमेन की बात करी गई, सो रियल में से आप सारे रियल नंबर में से अपन -1 से लेके 1 के बीच की वैल्यू निकालते हो, वो डोमेन होता है। रेंज होता है 0 से लेके π, उसमें से π/2 अपने को रिमूव करना होता है। सो हमें निकालना क्या है बच्चों, डोमेन की बात करी गई है। सो डोमेन, यहां पर आप लोगों को लिखना है डोमेन ऑफ सेक इनवर्स। सेक इनवर्स क्या डोमेन है बच्चों, आप लोगों ने अभी जस्ट देखा, सारे के सारे रियल वैल्यूज हैं, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से लेके 1 के बीच की वैल्यू अपन यहां पर नहीं पुट कर सकते, बाकी सारी वैल्यू अपन सेक इनवर्स में डाल सकते हैं। इसका ग्राफ अगर आप लोग को पता होगा ना, तो ये मेरा कॉस का ग्राफ होता है, अगर आप लोग को याद होगा कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और सेक का ग्राफ एग्जैक्टली उल्टा होता है इसका। ये ना 1 के अंदर नहीं एंटर करता, ये इसकी वैल्यू जो होती है 1 के ऊपर होती है और 1 भी होती है। सो ये वैल्यूज आप लोग को कंसीडर करने होते हैं, तो ये पूरी वैल्यू आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, बट आप लोग क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ये मेरा होता है 1, ये होता है मेरा -1, तो इनके बीच में जो वैल्यूज आती है ना, जैसे कि 0.5, 0.1, -0.3, ये जो -1 से 1 के बीच की वैल्यू होती है वो पुट नहीं कर सकते, इसलिए इसका डोमेन ये बन के आता है। अब बात करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन की सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे करना है, सो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को लिख लो 5x² - 9y², इस तरीके से। अब सेपरेट कैसे करना, तो देखो यहाँ पर बीच में माइनस, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर, सो कन्वर्ट कर लो इसे a² - b² के टर्म में, तो 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। So now you know this is a² and this is b², so we can write it as a minus b and a plus b, right? So इसे लिखेंगे √5x - 3y, √5x + 3y = 0. So now दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो √5x - 3y will be equal to 0, and again क्या हो जाएगा, √5x + 3y will be equal to 0, and these two equation are known as separate equation. देखो अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप लोग कंबाइंड इक्वेशन मिलता है, और इन दोनों को अलग कर दोगे तो इन्हें बोलते हैं अपन सेपरेट इक्वेशन। जैसे अपन ये सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट किया, उसी का उल्टा होता है जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन। तो अब यहां पर हम लोग को क्या बोला, फाइंड दी राइट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले मेरे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं यूजुअली देखा जाए तो, पहला होता है y एक्सिस, दूसरा होता है x एक्सिस, ठीक है। अब आप लोग को ये बात भी पता होनी चाहिए कि y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x = 0 होता है, ठीक है, और x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है y = 0 होता है। तो आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, क्या लिखोगे, r x = 0 एंड y = 0। सो देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन जो होगा ना, जॉइंट इक्वेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, इज गिवन बाय देखो LHS को LHS से मल्टीप्लाई कर दो, तो x × y = 0, एंड दैट इज योर आंसर। सिंपल, 1 मार्क्स के लिए बड़ा सिंपल सा, आसान सा, प्यारा सा क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो कितने क्वेश्चंस कर लिए अपन ने, 8 क्वेश्चन 1 मार्क्स में कर लिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आराम से हो जाएंगे। बात करते हैं एक और सिंपल सी, तो मैंने बता दिया आप लोग को, एक और सिंपल से क्वेश्चन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द लाइन रिप्रेजेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो यहाँ पर लाइन जब परपेंडिकुलर रहेंगे तो एक रिलेशन बन के आता है, पैरेलल में एक रिलेशन बन के आता है। सो आप लोग को दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। पैरेलल में क्या होता है बच्चों, स्लोप इक्वल होता है, तो वो कंडीशन क्या बनती है वो हिसाब से करना है। m1 - m2 अपन 1 + m1 + m2, जो भी आपका फॉर्मूला m1 - m2 अपन 1 + m1.m2 के फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। m1 m2 इक्वल है, मतलब tan थीटा की वैल्यू 0 मिलती है। tan थीटा की वैल्यू अगर आप लोग को याद होगी तो √h² - ab, 2 √h² - ab अपन a + b होता है, वो 0 हो जाएगा। यानी उस केस में आप लोग कंडीशन मिलता है, अगर आप लोग को मान लो परपेंडिकुलर बोला हुआ, सो परपेंडिकुलर में क्या होता है, a + b = 0 होता है, और पैरेलल में क्या होता है, h² - ab = 0 बोलो, इसी को अपन h² = ab भी बोल सकते हैं। तो पैरेलल का ये होता है और परपेंडिकुलर का ये ऊपर वाला होता है। तो दोनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, परपेंडिकुलर में ये वाला, पैरेलल में ये वाला। अब ये क्वेश्चन बात कर रहा है परपेंडिकुलर के लिए, तो परपेंडिकुलर में a + b = 0 होता है। सो फर्स्ट स्टेप जो इक्वेशन दे उसे आप लोग पुट कर लो,
और इसमें से सारी वैल्यूज निकालो। तो इसे कंपेयर किससे करते हैं बच्चे, वही भूल जाता है। तो इसे आप लोगों को कंपेयर करना एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता तो पता कर लो अभी। कंपेयरिंग विद सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। So that's how we will get the values of a, h and b. So a is what, k, 2h is equals to 4 यानी कि h will be equal to 2 और उसी के साथ साथ b की वैल्यू मिल जाएगी -4। सो नाउ हमें क्या बोला गया है कि सीन्स की जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर लाइंस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगा। सो a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है -4 तो 0 हो जाएगा। सो k -4 इक्वल टू 0 प्लस माइनस माइनस, सो 4 उधर जाएगा तो k इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में शामिल है ये क्वेश्चन, बड़ा आसान सा प्यारा सा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j माइनस 2, किसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है बच्चों। करना कैसे वो मैं आप लोग को समझाने वाला हूं, ध्यान देना, इजी है। तो सबसे पहले जो भी आप लोग को वेक्टर दिया हुआ है उसके आप लोग है ना कांस्टेंट निकालो, वो आप लोग के डीआरएस है, डीआरएस बोले तो डायरेक्शन रेशियोज। तो डीआरएस मिल जाएंगे यहाँ पर, कैसे मिलेंगे देखो, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके आगे 2 है और इसके आगे क्या है -2 है, ठीक है। जब आप इसी को अपन बोलते हैं ए बी सी की वैल्यू, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन ए बी सी की वैल्यू। हमें क्या बोला, डीसीएस निकलना है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डीसीएस को अपन लिखते हैं बच्चों LMN से, किससे लिखते हैं, LMN। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देना चाहता हूं, L जो होता है वो होता है प्लस माइनस a अपॉन में √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसी ट्रेंड को फॉलो करना है, आप लोग को m भी मिल जाएगा, प्लस माइनस b अपॉन में √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और इसी चीज को अपन n में फॉलो करेंगे, so n will be equal to प्लस माइनस n c अपॉन में √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो एक सिंपल सा काम ये करो, पहले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की अलग से वैल्यू निकाल लो। सो नाउ और बाकी बाद में पुट कर देंगे। नाउ सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता क्या है वो निकाल लेते हैं। सो a इज व्हाट 1 का स्क्वायर, b इज व्हाट 2 का स्क्वायर एंड c इज व्हाट -2 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर, देखो इसको रूट में लिखते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो इसको रूट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √9, चेक कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 4 4 4 और इधर पे 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 यानी कि 3। सो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू हमें डायरेक्टली 3 मिल गई। तो मैंने एक पहले तो वैल्यू निकाली, अब डायरेक्ट एक ही जगह पे पुट कर देंगे। सो l जो होगा ना, l वो हो जाएगा प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में 3 हो जाएगा, सही है यहाँ तक। m जो होगा ना, m प्लस माइनस सॉरी a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू 1 थी ना, तो 1 लिख दो यहाँ पर बच्चों, गलत मत करो। सो यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसी तरीके से b की m की वैल्यू, b में b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो प्लस माइनस 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। और उसी तरीके से n निकालेंगे। सो n क्या आएगा, प्लस माइनस c की वैल्यू कितनी है -2, तो ब्रैकेट में -2 लिख के रखो और यहाँ पर 3 लिख दो। तो इस तरीके से आपको LMN मिल जाता है। सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए वेटेज बनता है, लेकिन आप लोग 2 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है, तो प्रैक्टिस फॉर बोथ 1 मार्क्स 2 मार्क्स दोनों में पूछ सकता है। इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बड़े ही प्यारे तरीके से किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको बहुत अलग अलग तरीके से बच्चे सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको इजी मेथड सिखाऊंगा। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। हमें c की वैल्यू निकालनी है कि जो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, और u की वैल्यू, u बार की वैल्यू हमें दे दी गई। तो सबसे पहला स्टेप आप लोग देख सकते हो, c u बार अपने को 3 दिया गया। तो सबसे पहले c को वैसे रखते हो, u बार की जो वैल्यू उसे पुट कर देते हैं, यहाँ पे 3 को वैसे रखता हूं। u बार क्या, i 2j प्लस 3 के है, ठीक है। इसके ऊपर क्या बनाना नहीं बोलना, अदरवाइज आपके मार्क्स काट दिए जाते हैं। तो c को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बिकम ci, दिस विल 2cj एंड फाइनली दिस विल बिकम 3ck। इस तरीके से लिखा जा सकता है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, ये मैग्नीट्यूड निकाला जा रहा है और आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज है स्क्वायर करके ऐड करना। तो दिस इज c स्क्वायर, दिस इज 2c का स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा 3। अब आपको पता है c स्क्वायर तो c स्क्वायर रहेगा, 2c स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4c स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा 9c का स्क्वायर एंड एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा ऑन स्क्वायरिंग और इसे ऐड भी कर दूंगा। तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 9 और यहाँ पे ऐड करूंगा तो c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर विल बिकम c प्लस 4c हो जाता है बच्चों 5c, 5 प्लस 9 हो जाता है 14। सो दिस विल बिकम 14c स्क्वायर। तो 14 को लिख लो, c स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन में 14। हमें c स्क्वायर नहीं निकालना, हमें c निकालना है। सो अब अगला स्टेप आपको पता होना चाहिए। अगले स्टेप में अपन इसको थोड़ा साइड में कर दे ताकि यहीं पर मैं कर लूँ, इसे थोड़ा बगल में कर देता हूँ, थोड़ा सा, हाँ ओके बढ़िया। सो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच के यहीं पे कर देता हूँ।
सो अब फाइनल स्टेप हमें क्या मिलेगा, देखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो सी स्क्वायर रूट लूंगा तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 14 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, 14 को वैसे ही रखेंगे क्योंकि इरेशनल नंबर है। और आपको पता है जब भी स्क्वायर को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं दो वैल्यूज मिलती है, पहला प्लस दूसरा माइनस, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। इजी क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, प्यारा सुंदर नरम नरम क्वेश्चन है बच्चों, गरम गरम तरीके से अपने कर भी लिया। अब कुछ और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उन्हें भी देख लेते हैं, फटाफट से उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, डिफरेंशिएट करना है इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहला स्टेप होता है नामकरण कर लो। नामकरण कैसे करना है, सबसे पहले इसका नाम रखता हूं y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब आप लोग को पता है डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डिफरेंशिएट करूंगा तो y का हो जाएगा dy बाई dx, साइन का हो जाएगा cos, तो यहाँ पे मिलेगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। लेकिन बच्चों यहाँ पर x होता तो रुक जाता है, बट वी हैव हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे लगता है चेन रूल का फंडा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सो cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैं वैसे ही रखता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस विल बिकम 2x एंड x का हो जाएगा 1। तो फाइनली मुझे जो आंसर मिलता है 2x प्लस 1 इनटू cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो ये x इसको मैंने आगे क्यों कर दिया, तो ये अगर मैं यहीं पर रखता तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एंगल्स में है, लेकिन बच्चों ये एंगल नहीं, एक टर्म है जो कि आगे जाके मल्टीप्लाई होगा। सो दैट इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी गिवन फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो ये आ गया आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको एग्जाम में मैं बोलता हूं ना, ये क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेगा, इसके जैसा हो सकता है कि 3 मार्क्स से थोड़ा एक्सीडेंट वर्जन हो, या फिर 2 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन देखने मिल सकता है। इजी क्वेश्चन होता है, ध्यान देना। सबसे पहले इंटीग्रेशन का नाम रख देता हूं और यहां करता हूं एक्स स्क्वायर और यहां पे रखता हूं 25 इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर। तो दिस इज सिमिलर एज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो याद होना चाहिए आप लोगों को एक बेसिक सा रूल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। नहीं याद है तो याद कर लो बच्चों, पूरी के पूरे थ्योरम के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दिए गए, मेरे को लगता है आप लोगों को मिल भी गए होंगे। तो नहीं देखा अगर आप लोगों ने जाके उस वीडियो को, तो फटाफट से सबसे पहले देखना। ये एग्जाम में वो जो थ्योरम्स के 2 वीडियोस मैंने बनाए बच्चों, 40 और प्लस 30, आप लोग 1.5x मोड पे देखना, ताकि आप लोग की वो पूरे के पूरे थ्योरम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, उसे ट्राई करना, सॉल्व करना, बिना हाथ के नीचे गुजारे एक भी क्वेश्चन जाना मत, क्योंकि एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/8 tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय, क्या होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय, और प्लस सी लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मार्क्स काट दिया जाता है अदरवाइज। तो यहां पर पुट करेंगे 1/a यानी 1/5 tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा x अपॉन में 5, और फाइनली यहाँ पे लगा देना प्लस सी, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रल। तो ये था आप लोग का आसान सा प्यारा सा सिंपल सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में देखने मिलेगा। नोट करके रखो फॉर्मूला, माइनस में लॉग आता है 1/2 लॉग ऑफ x माइनस है अपॉन x प्लस है, और अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स लॉग के टर्म में आता है। तो फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इंटीग्रेशन के प्यारे प्यारे आसान से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड से, पहला तो आप लोग डायरेक्टली cos स्क्वायर एक्स को विदाउट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, और दूसरा है कि आप लोग है ना एक प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करो। मैं आपको फॉर्मूला मेथड सिखाता हूँ। सो cos स्क्वायर को आप लोग विदाउट cos में कन्वर्ट करते तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। सो वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। बस 1 को यहाँ पे बस दो तो 1 प्लस हो जाएगा cos 2 थीटा, इधर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। और इसी स्टेप को अगर मैं रिड्यूस करना चाहूंगा, मतलब एक ही स्टेप में करना है, तो इस 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा है डायरेक्टली उसको डिवीजन में भेज दूंगा। सो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2। सिंपल। तो बस इंटीग्रेशन में जहां पे भी आप लोग को ना cos स्क्वायर एक्स दिख रहा है, वहां पर लिखना 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। फटाफट से लिख दो 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। ठीक है, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल को चेंज नहीं किया तो लिमिट भी सेम ही रहेगा, 0 से लेके π/2 रहेगा। अब देखो 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 को कॉन्स्टेंटली मैं बाहर ले सकता हूं और इंटीग्रेशन बांट दूंगा। तो दिस इज 0 से लेके π/2 1 dx, ब्रैकेट में लिखना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 cos 2x dx। ठीक है, यहां तक चलेगा, यहां तक ब्रैकेट क्लोज। अब आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही होगा। सो 1/2 को ऐसे रखते हैं, यहाँ पे लिखता हूं x, और यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करूंगा तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x होता है। ठीक है, क्या होता है sin 2x, और आपको पता है जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है वो डिवीजन में आता है इंटीग्रेशन के केस में। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डिवीजन में। अब आगे यहाँ पर लिमिट दोनों का सेम है, तो 0 से लेके π/2 एक ही बार में लिखता हूँ। अब लिमिट पुट करते हैं, देखो क्या मिलेगा। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करता हूँ यहाँ पर, अपर लिमिट, हाँ अपर लिमिट क्या है π/2 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू π/2 अपॉन में 2। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0 मतलब साइन 0 अपॉन में 2। अब पहली बात तो सिंपल सी बात है, ये साइन 0 की वैल्यू 0 तो गायब हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल करता और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को साइन पाई की वैल्यू पता ही नहीं है। सो जिन्हें नहीं पता मैंने बता देता हूँ, साइन और कॉस नीचे नीचे लिख लेने का।
यहाँ लिखने का 180, यहाँ पे लिखने का 270, यहाँ लिखने का 360। 180 का मतलब होता है पाई, 260 का मतलब होता है 360 का मतलब 2 पाई, और 270 का मतलब होता है 3 पाई बाई 2। याद रखना है चीज। अब वैल्यू कैसे याद करेंगे, यहाँ पर एक पहाड़ जैसा सिंबल बना लेने का, जहां पे आ जाए वहां पे लिखो 1 1 और 1, पहले दो में माइनस और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है। अब जगह जो खाली वहां पे 0 0 0 लगा दो। इस तरीके से आप लोग को कॉस पाई, साइन पाई, कॉस पाई, साइन जो भी वैल्यू चाहिए सब मिल जाएगी। तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0, सो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बचा क्या मेरे पास, देखो यहाँ पर बचा 1/2, यहाँ पर बचा सिर्फ पाई बाय 2 बचा हुआ। इसके अंदर के सारे टर्म 0 हो चुके हैं, तो बस 1/2 को पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल बिकम पाई बाय 4। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्योंकि ये एग्जाम में देखने मिल सकता है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, तो याद रहना चाहिए, इसे नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना e रेज़ टू x को 1 मार्क्स का एकदम सुपर इजी क्वेश्चन है। कैसे करते हैं आप लोग को पता है, 0 से लेकर तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को वैसे ही रख लिया। अब e रेज़ टू x का इंटीग्रल e रेज़ टू x के हिसाब से देखे जाएगा तो सेम ही होता है। वैल्यूज को पुट करूंगा तो e रेज़ टू 2 माइनस e रेज़ टू 0 हो जाएगा। अपर लोअर लिमिट पुट करते हैं। e रेज़ टू 2 को वैसे रखो, एनीथिंग रेज़ टू 0 1, तो आंसर इज व्हाट e रेज़ टू 2 माइनस 1। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। बात करते हैं डिग्री ऑफ दिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप लोग को हो सकता है कि इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप लोग क्या निकालना है बच्चों, डिग्री निकालना है। कभी कभी डिग्री निकालने बोलते हैं, कभी कभी ऑर्डर निकालने बोलते हैं, कभी कभी दोनों निकालने बोलता है। सो दैट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है, उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। अब आप लोग नोटिस कर पाओगे यहाँ पे डिवीजन में dy बाई dx है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आप लोग को dy बाई dx या d2y अपॉन में dx कभी नीचे नहीं होगा। तो पूरे इक्वेशन को dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय dy बाई dx। जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा सेम को सेम से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम का स्क्वायर हो जाता है। इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे से dy बाई dx कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा cos ऑफ x मल्टीप्लाई बाय dy बाई dx। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री का मतलब समझाता हूं मैं। देखो ऑर्डर का मतलब ऐसे याद रखिए, जब भी ऑर्डर वर्ड सुनाई देगा तो ऐसे पढ़ने का, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मतलब डेरिवेटिव जो होता है वो ऑर्डर में आता है, तो जो बच गया वो डिग्री में आता है। तो जो भी आपका मैक्सिमम ऑर्डर रहेगा उसका जो पावर बनता है उसी को अपन बोलते हैं डिग्री। सो आप लोग नोटिस कर सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जो है वो एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, dy बाई dx यहाँ पर भी, dy बाई dx यहाँ पर भी। तो इसमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें से सबसे ज्यादा पावर किसका है। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर की बात करूंगा तो 1 ही है, लेकिन ऑर्डर नहीं देखना, हमें क्या देखना है डिग्री। तो उस ऑर्डर का पावर कितना है वो क्या है 2 है, तो इस केस में जो डिग्री निकल कर आएगा वो निकल के आएगा 2। अगर ऑर्डर पूछा होता तो ऑर्डर 1 ही होता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। तो जो भी आप लोग का ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होगा उसी का पावर देखना होता है। सपोज यहाँ पर है ना बच्चों, यहाँ पर अज्यूम करते हैं यहाँ पे d2y अपॉन में dx स्क्वायर होता, तो इस केस में सेकंड ऑर्डर होता और इसी का पावर देखते तो इसके पावर में कुछ नहीं मतलब, तो इस केस में डिग्री बना जाता। तो ये चीज याद रखना आप लोग, ये चीज मैंने आप लोग को यहाँ पर इस एग्जांपल में समझा दी है, एग्जाम में देखने मिले तो इस तरीके से सॉल्व करना। हाँ, करना बिल्कुल भी मत, बहुत ईजी होता है। यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, ऑर्डर पूछा तो नहीं है लेकिन अपन यहाँ पर लिख देते हैं। अब बात करते हैं एक और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की जिसमें सारे बच्चों ने गड़बड़ करा हुआ था। क्या बोला, राइट द डिग्री ऑफ दी बोला गया, डिग्री लिखने बोला गया। तो डिग्री लिखते वक्त अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको वहां पे भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू dy बाई dx, वैसे ही ये x मेरा वैसे ही, और ये चला जाएगा माइनस dy बाई dx, वहां पे जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब इसको ऊपर पावर से हटाना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल के टर्म में होता है, तो लॉग को अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये आप लोग को यहाँ पर लिख देना। जैसे लॉग अप्लाई करेंगे लॉग e हो जाएगा, और पावर का जो भी टर्म है वो आगे आ जाता है, dy बाई dx आगे आ जाएगा, e के पावर का टर्म आगे आ गया। यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ x माइनस dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद log e की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, तो dy बाई dx मेरा वैसे ही रहेगा, और log ऑफ x माइनस dy बाई dx आ जाएगा। अगर देखा जाए तो log के अंदर dy बाई dx आ रहा है, मतलब बच्चों ये कहीं से भी डिफरेंशियल इक्वेशन अपना एग्जिस्ट मतलब प्रॉपर्ली बन रहा नहीं है। यहाँ पर भी dy बाई dx है लेकिन log के अंदर भी dy बाई dx है, तो बड़ा गड़बड़ है। सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइन, जो पूछा गया वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, अब मेरे हिसाब से अगर आप लोग को इतना क्वेश्चन करवा दिया तो एक और ऑर्डर वाला मैं आप लोग को क्वेश्चन बता देता जो कि एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन। अब इसका ऑर्डर और डिग्री निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर रूट है, रूट को हटाना होता है, हमेशा याद रखो, जो भी रूट में होगा पावर में जो भी होगा ना, अगर रूट के अंदर है सो वो जो अगर रैशनल नंबर में है मतलब 1 अपॉन के फॉर्मेट में है तो उसे हटाना पड़ता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करूंगा यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर इस तरीके से मिलेगा, और यहां पर मिलेगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर जो है
उस पर क्या है, पावर में 3/2 है, उसका भी स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस dy/dx बचेगा, और यहाँ पे स्क्वायर लगाना नहीं भूलना क्योंकि पहले से अंदर में स्क्वायर है। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, d2y/dx स्क्वायर वैसे के वैसे। अब आपको एक चीज सिखाता हूँ, देखो यहाँ पर पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 3/2 से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू गॉट योर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरीके से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा dy/dx का स्क्वायर और पावर पे कितना है 3 है। सो आप लोग को जब भी डिग्री फाइंड आउट करने बोले या ऑर्डर फाइंड आउट करने बोले तो आप लोग को हमेशा ऑर्डर से ही स्टार्ट करना है। सो ऑर्डर क्या, चलो चेक करते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। तो इस केस में जो ऑर्डर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है बच्चों आप लोग का 2। अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री मतलब पावर क्या मैक्सिमम है। सो उसी ऑर्डर का आप लोग को पावर देखना है, उसी ऑर्डर का। सो ऑर्डर कितना है 3, तो इस केस में डिग्री कितना आ जाएगा बच्चों, डिग्री भी 3 आ जाएगा। डिग्री पूछा नहीं है तो डिग्री 3 लिख दे। और अगर आप लोग का मान लो कि यहाँ पर 4 होता, सपोज यहाँ पर 4 होता, तो भी आप लोग को जिसका ऑर्डर लिख रहे उसी की डिग्री लिखनी होती है। समझ में आ रहा है, ऑर्डर डिग्री सेम टर्म के होते हैं, तो पहले ऑर्डर फिर डिग्री आता है, ऐसे याद रखना। सो ये हो गया अभी आप लोगों का। चलो आगे चलते हैं, अभी और क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन देखो, obtain the differential equation by the eliminating the arbitrary constant from the equation y square equal to 4x। आपने को दिया हुआ y square equal to 4ax और हमें बोला गया कि आप लोग को ना कांस्टेंट को हटाना है और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। सो एक ही कांस्टेंट है यानी कि a, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन में 4x हो जाएगा, 4a वैसे ही रहेगा। अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, बहुत सिंपल है, u अपॉन v का फंडा क्या हो जाएगा, v मेरा वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ u होता है, बीच में माइनस, उसके बाद v मेरा वैसे डिफरेंशिएशन, सॉरी u मेरा वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ v होता है, अपॉन में v का स्क्वायर हो जाता है। और 4a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई का 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, ये y का हो जाएगा 2y, लेकिन y है x नहीं है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, y स्क्वायर वैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इक्वल टू 0। अब देखो बस बन गया आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन थोड़ा और सॉर्ट कर सकते हैं इसे। इन दोनों में देखो तो y कॉमन निकाला जा सकता है, यहाँ पर बचेगा 2x dy/dx, इन दोनों बचेगा माइनस y इक्वल टू 0। सो हमें दो इक्वेशन मिलते हैं, पहला मिलेगा y इक्वल टू 0 और दूसरा क्या मिलेगा 2x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे यहीं पर छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन सबसे शॉर्टेड सिंपल फॉर्म ये है, तो यहां तक इसे लाके छोड़ना होगा। तो ये था आप लोग का एक और सिंपल प्यारा आसान सा क्वेश्चन। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कि इंटीग्रेशन के अंदर आता है। इसे करते कैसे, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो इजी क्वेश्चन है, करना कैसे बता देता हूं। देखो यहाँ पर 1/x है और यहाँ पे log x है। सो log और 1/x के बीच में एक प्यारा सा रिलेशन होता है। log x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x मिलता है। सो बस यही करना है जो कि आप लोग को यहाँ पर पुट करना है। तो पुट करना आप लोग को log x को एक नया वेरिएबल t, तो ये मान लेना पुट log x इज इक्वल्स टू 2 t और डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x dx की जो वैल्यू मिलेगी वो dt मिल जाएगी। सो अब यहाँ पे मेरे पास 1/x के साथ साथ dx है, इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं dt के साथ, ठीक है। और रूट के अंदर जो यहाँ पर क्या था log x था उसको t मैंने मान लिया बस। अब आपको पता है t जो होता है उसका मतलब क्या होता है, t⁻1/2 हो जाएगा, रूट का मतलब यही होता है। और रूट जब ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब फॉर्मुला पता है x⁻n का फॉर्मुला, वही फॉर्मुला यहाँ पे यूज करना है। सो t⁻1/2 प्लस 1/(-1/2 प्लस 1) प्लस सी लगाना नहीं भूलना, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। सो फाइनली आप लोग को आंसर मिलेगा, ये मिल जाएगा t⁻1/2 का प्लस 1/2, यहाँ पर भी प्लस 1/2 प्लस सी। सो यहाँ पे डिवीजन का डिवीजन मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो दिस विल बिकम 2t⁻1/2 प्लस सी। अब फाइनली जो t था उसे रीसब्स्टिट्यूट कर दो log of x, तो log of x is to 1/2 प्लस सी एंड दैट इज योर आंसर। सो एग्जाम में ऐसे मिल सकता है, आप लोग इसे रूट में भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर log x भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही तरीका है, दोनों भी चल जाते हैं। ये था आपका एक और सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन, और सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। अब ये राइट दी निगेशन, बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, बच्चे बड़ा एरर करके आए थे, तो इसको दो पार्टों में एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये वाला पार्ट को इसको बोलते हैं क्वांटिफायर। सो दो टाइप के क्वांटिफायर होते हैं, एक्सिस्टेंस वाला और एक और क्वांटिफायर होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जब भी आप लोगों को ये दिखाई देगा ना, इसको बोलते हैं फॉर सम। जब निगेशन की बात करी जाएगी ना, तो ये चेंज होता है, निगेशन के अंदर चेंज हो जाता है बच्चों, फॉर ऑल में चेंज हो जाता है, फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल। वैसे ही अगर ये लेस देन है तो लेस देन जो होता है उसका उल्टा क्या होगा, उसका निगेशन क्या हो जाएगा। पहली बात तो लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन होगा, लेकिन बच्चों इसमें इक्वल टू भी तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरी चीज कवर करनी होगी। एग्जांपल के तौर पर नंबर लाइन पे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मान लो कि मेरी एक वैल्यू है जो कि यहां से स्टार्ट होती है, 7 के बाद की सारी वैल्यू कंसीडर करें, 7 नहीं कंसीडर करें, 7 के बाद की सारी वैल्यू कंसीडर करें, तो जो उसका उल्टा होगा वो 7 से लेके सारी वैल्यू लेफ्ट साइड पे कंसीडर करेगा। तो यही फंडा में यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो इसी चीज का इस्तेमाल करें तो निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन जो बनेगा गिवन स्टेटमेंट का वो बनेगा कि इसका बन जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर सच दैट वैसे के वैसे ही, और यहाँ पे जो कंडीशन लिखा है n+8 को वैसे रखना है, ये ग्रेटर देन है, इसको सिंबल को चेंज करके लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n सच दैट यहाँ पे n+8 को वैसे रखो। यहाँ पे देखो आप लोग कहते हैं ग्रेटर देन दिया हुआ ना, ग्रेटर देन का उल्टा नॉट ग्रेटर देन भी तो बोल सकते हैं, तो दोनों भी चल जाएगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों सही आंसर है। ठीक है, दोनों भी सही तरीके से लिख सकते हो, इसके बाद आंसर आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन में आ जाओ, एग्जाम में पूछ सकता है राइट द यूनिट वेक्टर अपोजिट टू दिस वेक्टर। तो पहली बात तो यूनिट वेक्टर निकालते कैसे वो आप लोग को पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर ही बच्चों लोग को नहीं पता होता। देखो कोई भी वेक्टर होता है ना वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड आप लोग को निकालने आता है, डायरेक्शन ये आप लोग का डायरेक्शन डिनोट करता है, और इसी डायरेक्शन को अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, सिंपल से यू उधर को इसको उधर रखो, इसको नीचे भेज दो, सिंपल इस तरीके से आप लोग को यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब यूनिट वेक्टर निकालना बहुत इजी है। अब इसको अपोजिट वाला निकालना होगा, सो क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अपोजिट टू यू कैप, इसको उल्टा अपोजिट रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो सिंपली निगेशन हो जाएगा, निगेशन नेगेटिव ऑफ इसका वैल्यू हो जाएगा। बस नेगेटिव तो करना है, बाकी वैल्यूज तो आपको आता है निकालना है। सो आप निकालो यू बार की वैल्यू अपने को पता है क्या है, 8i + 3j - k, इसका नेगेटिव वाला वैल्यू लिख देना है। अब नीचे आ जाओ, इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों, जो भी वैल्यू इसको स्क्वायर करके ऐड करना होता है। ठीक है, बस अब आप लोग इस नेगेटिव के अंदर लेगे तो ये -8 हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा तो -3i, यहाँ पर j, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +k हो जाएगा। नीचे आ जाओ, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, +3 का स्क्वायर 9, +1 का स्क्वायर 1, सो ये हो जाएगा 74। सो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 74, एंड दैट इज योर वैल्यू। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आसान सा क्वेश्चन, इसे जरूर ट्राई करना, कहीं पर भी डाउट हो दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो ये सारे सिंपल क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने मैंने रखे हुए, इसे ट्राई करना, और कहीं पे डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। याद रखो एक क्वेश्चन ये वाला है, राइट द कंडीशन फॉर विच द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का फंड आप लोग को पता होगा। अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन ऑफ एक्स है और इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं, सो अगर एफ डैश ऑफ एक्स में निकालता हूं, सो उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। लेकिन जब यहां से आप लोगों ने ये इक्वल टू को हटा देते हो तो इस चीज को बोलते हैं कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मेरा गट फीलिंग ये कह रहा है कि इसके ऊपर ना आप लोग को ना 3 मार्क्स से 2 मार्क्स के अंदर ना सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैं पहले बता रहा हूं, मुझे जहां तक लगता है तो इसके ऊपर फंक्शन आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ट्राई जरूर करना, और डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो ये था आप लोग का आज का सेशन, जो कि आप लोग को पूरी तरीके से 1 मार्क्स के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है। अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। फिर भी लेंगे आप लोग को ऐसी किसी वीडियो के अंदर में मिलने वाला जहां पे आप लोग को 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स सारे क्वेश्चन आप लोग को मैं बताने वाला। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन बात करेंगे और कुछ नए कंसेप्ट की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।